गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों हमने कल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली कंडीशन पढ़ ली थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा और उसकी स्थिति क्या थी वो हमने कल पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट स्थितियों के बारे में आज पढ़ लेते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, फिर हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इस प्रकार से फिर हम आगे पढ़ेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी। तो इन टॉपिकों को आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। और जो भी बच्चे जुड़े हैं वो लिंक को जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें तो मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मुझे भी एनर्जी आए कि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा सकूं और वो भी विशेष मेहनत के साथ पढ़ा सकूं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो इसमें पहली स्थिति हमने पढ़ ली थी और अगली स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो दूसरी स्थिति क्या होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कि जैसे बहुत सी स्थिति बन जाती है इसकी, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो, सी पर स्थित हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो, इस प्रकार से ढेर सारी कंडीशंस बन जाती हैं। तब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस स्थिति पर प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा और उल्टा होगा, सीधा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसा होगा। तो ये हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। तो यदि वो याद है तो आप किरण आरेख भी अच्छे से बनाओगे। अन्यथा आपके पास कोई जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहाँ ऐसा कोई पैमाना नहीं है, तो इंची टेप से माप के बनाओ। चलो ठीक है, आप स्केल से माप के बनाओगे भी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। उसको ध्यान में रखते हुए आपको किरण आरेख बनाना है, बिल्कुल सटीक बनेगा, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखो समझ लेते हैं। मैं लेंस पर आधारित करके बनाऊंगा क्योंकि यहाँ क्या है कि आगे हम जब लेंस पढ़ेंगे तो उत्तल लेंस की कंडीशन और अवतल दर्पण की कंडीशन सेम होती हैं। प्रतिबिंब निर्माण भी वही उसी से हिसाब से होता है कि अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा। तो जो भी कंडीशन है प्राप्त प्रतिबिंब उसी के अनुसार बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, समान होती है। तो मैं यहाँ लेंस को लेकर के आपको बता देता हूँ, वही अप्लाई आपको किस में करना है, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। अभी याद कर लेना क्योंकि जितने भी किरण आरेख में बनाऊंगा यहाँ तो वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो उत्तल लेंस ले लिया। तो ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक के लिए तो हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एफ है और ये 2F। ध्यान रखना, लेंस में 2F बोलते हैं और दर्पण में, जैसे गोली दर्पण है उसमें क्या बोलते हैं, हम इसको C बोलते हैं। वक्रता केंद्र को लेंस में ही 2F बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है 2F कुछ अलग है, वहाँ वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र को यहाँ क्या कहते हैं, 2F। क्योंकि वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी होती है, 2 गुनी होती है। और ये भी F का 2F लिखा है मैंने, तो वही बात है, बस केवल रिप्रेजेंटेशन का अंतर है। और ये यहाँ क्या है, इनफाइनाइट है। ऐसे आप इधर रिप्रेजेंट कर लो, F 2F और इधर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो अब देखो मैं इसको बोल रहा हूँ, इसको इधर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, या इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं जिससे आपको सही से नज़र आए। कि जैसे इसको कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस प्रकार से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। अब कैसे किया है आप समझ रहे होंगे कि पहले तो मैंने एक उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस लेने के बाद में फिर मैंने उस पर लिखा F 2F इनफाइनाइट, इधर भी लिखा और उधर भी लिखा। तो अब इसको इधर से मैंने स्टार्टिंग की 1 2 3 1 2 3। अब समझने की कोशिश करना कि जैसे वस्तु रखी है अनंत पर, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो अनंत पर रखने का मतलब 1 पर रखी है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, 1 कहाँ है, F पर। तो आपको क्या कहना है, जब वस्तु अनंत पर रखी है तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, फोकस पे होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
हमने क्रम से कर दिया 1 2 3 1 2 3 F2F अनंत, F2F अनंत, रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया। तो जब वस्तु अनंत पर है तो नंबर 1 तो कहाँ प्राप्त होगा, प्राप्त प्रतिबिंब नंबर 1 पर ही होगा, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु कहाँ है 2F पर तो नंबर 2 प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा 2F पर, नंबर 2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है 2 है। जब वस्तु कहाँ है F पर नंबर 3, यहाँ क्या है नंबर 3, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा अनंत पर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो बच्चे लास्ट में लेट जुड़ते हैं, क्योंकि पहले संख्या जब क्लास स्टार्ट होती है तब संख्या कम होती है, और फिर बच्चे बाद में जुड़ते हैं फिर संख्या बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब ये कि इन बच्चों की समझ में क्या आएगा, जो बच्चे अब बाद में जुड़ रहे हैं तो उनके समझ में कैसे आएगा। तो इसको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्लास को बाद में ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो अब वस्तु कहाँ है अनंत व 2F के मध्य, भाई हमने डायरेक्ट पढ़ लिया F पर, सॉरी अनंत पर 2F पर और F पर, तब स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। यदि वस्तु किसी के बीच में आ जाए, जैसे अनंत और 2F के बीच में आ जाए, तो जब अनंत और 2F के बीच में आएगी तो 1 2 1 व 2 प्रतिबिंब कहाँ बनेगा F व 2F के मध्य। अगर यहाँ दर्पण की बात करेंगे, गोलीय दर्पण, और वो भी कौन सा अवतल, उसके लिए हम 2F की हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वहाँ के पास क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। जब वस्तु कहाँ है 2F व F के मध्य, 2 व 3 के मध्य, तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा 2 व 3, मतलब 2F व अनंत के मध्य। वो अवतल दर्पण में C व अनंत के मध्य। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर F हुआ, यहाँ इसको O कह दो, माना कि वहाँ ध्रुव होता है और यहाँ क्या होता है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ ध्रुव को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र लेंस में। पर लेकिन आप तो ये ध्यान रखो कि ये हम अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे तो ये ध्रुव है, तो ध्रुव F की मध्य वस्तु हो तो ये अपवाद की कंडीशन आपको याद रखनी है। ये अपवाद की कंडीशन, इसका कर्णारेख बना के मैं बताऊंगा। बाकी जब वस्तु F व ध्रुव के मध्य स्थित होती है और लेंस के संदर्भ में बात की है तो F व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित होती है, तब ये अपवाद की कंडीशन है। और बाकी सारी जितनी भी कंडीशन है वो इस सूत्र से कंप्लीट हो जाएगी। ये नोट्सों में नहीं है, इसलिए आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइज की, बड़ा छोटा। पर ये भी तो देखना है हमें, कहाँ बड़ा बनेगा कहाँ छोटा बनेगा। तो ये तो हो गई कि वस्तु कहाँ है तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, उसकी सिचुएशन कंडीशन कहाँ है तो कहाँ होगा। अब देखना है बड़ा या छोटा साइज देखना है, तो बड़े छोटे के लिए आप याद रखना कि 2F अगर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बोला जाए तो वक्रता केंद्र C। तो यहाँ तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर। कैसा होगा, बराबर। प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर। यदि वस्तु 2F या C पर स्थित है तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर होगा। यदि इससे जब आप आगे जाओगे, आगे जाने पर बड़ा होता जाएगा, पीछे जाने पर कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब वस्तु कहाँ स्थित है 2F पर लेंस के लिए, और अवतल दर्पण के लिए कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र C पर, तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर होगा। यदि उससे हम आगे गए तो प्राप्त प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा और पीछे गए तो छोटा होता जाएगा। अब देखो आपको कैसे डिफाइन करना है कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो मैं क्या कह रहा हूँ, पीछे जितना पीछे जाएंगे उतना छोटा होगा, तो अनंत पर जाने का मतलब अत्यंत छोटा। जब अनंत व 2F या अनंत व C के मध्य हो तब देखो वो तो अत्यंत छोटा हो गया। अब जहाँ बीच में आ गए तो क्या कह देंगे हम, छोटा कह देंगे। इस पर बराबर हो गए 2F और F, या C व F के मध्य हो तो बड़ा हो जाएगा, F व O के मध्य या F व P किसके लिए लिया जाएगा, अवतल दर्पण के लिए। ये लेंस है तो यहाँ O, तो F व O के मध्य हो तो अत्यधिक बड़ा। यहाँ कोई अपवाद भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ कोई अपवाद भी नहीं है। तो इससे कितनी कंडीशन सही हो गई। बाकी आपको पता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं, अपवाद की कंडीशन को छोड़ करके, जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो तब। अब आप ये बताओ कि आप पर इसमें से क्या नहीं आ रहा, सब कुछ आ रहा है।
भाई प्रतिबिंब निर्माण करोगे उससे पहले आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो वस्तु कहाँ है तो कहाँ प्रतिबिंब बनाना है। जब आपको पता है कि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनाना है, तो किरणों को खींच खांच के वहीं भेज दो। अब खींच खांच के कैसे भेजेंगे, देखो हमें पता है कि यहाँ बनाना है तो बना देंगे, तो हाथ की सफाई है भाई। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो यहाँ इंची टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका किरण आरेख सटीक बनेगा, वो आंसर पहले से आपको पता होगा। और ये विशेषकर कंपटीशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि देखते ही देखते आंसर चुटकियों में हल। तो वहाँ आंसर तंत्र टेक करोगे आप, ऐसा पूछा जाएगा, उसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं, किरण आरेख बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखो कि वस्तु कहाँ है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, देख लो ऑप्शन में। इससे आप देखो कि वस्तु कहाँ है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा। बड़े छोटे का भी निर्धारण कर सकते हैं, और वास्तविक उल्टा हमें पता ही है, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल लेंस के लिए सभी वास्तविक उल्टे होते हैं, एक कंडीशन को छोड़ के, एफ और पी के मध्य वाली कंडीशन को छोड़ करके। तो इसमें आपको सब कुछ पहले से पता है, तो आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ मैं उल्टे और वास्तविक वाली कंडीशन और लिख देता हूँ। तो बात की जाए तो अवतल दर्पण व उत्तल लेंस, ध्यान रखना इनसे लेंसों का भी काम हो गया और दर्पण का भी काम हो गया। तो अवतल दर्पण व उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए ये नियम लागू होगा। तो यहाँ जो प्राप्त प्रतिबिंब है, सभी प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक होंगे। अपवाद क्या है, अपवाद P व F के मध्य वस्तु होने पर, ये क्या है, अपवाद है। P व F के मध्य वस्तु होने पर अपवाद का मतलब ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि देखो हमने स्थिति बता दी, वस्तु कहाँ है तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, बड़ा छोटा उल्टा वास्तविक सब कुछ हमने बता दिया। एक कंडीशन तो याद रखनी ही रखनी है, कोई प्रॉब्लम। तो अब हमें पहले से सब कुछ पता है, ये पता होते हुए अब हम किरण आरेख खींचेंगे, तो आप तुरंत आंसर आपको देना है, कमेंट में फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं किरण आरेख बनाना स्टार्ट करता हूँ, इसको आप माइंड में स्क्रीनशॉट लो, अभी याद करो। किसी को समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपके कमेंट पढ़ लिया करूँगा। तो उसके बाद में जैसे या तो जूम पर आपकी डाउट क्लास रखूँगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जवाब दे दूँगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अब विभिन्न स्थितियां पढ़ते हैं और आपको साथ ही साथ आंसर भी देना है। और अब पहली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। तो नंबर दो जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो, तब क्या होगा बताओ। जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो, तो उसके लिए किरण आरेख बना लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये दर्पण है, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका नाम रख देते हैं कोई बढ़िया सा AB। हमारे पास एक AB अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के सामने माना कि यहाँ इसका कोई फोकस बिंदु होगा F, यहाँ इसका वक्रता केंद्र, और ये इनफाइनाइट।
ये कंडीशन है इसकी। अब वस्तु स्थित है अनंत व सी के मध्य। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत व सी के मध्य। तब हमें क्या बनाना है? किरण आरेख बनाना है। तो आपके माइंड में पहले से आना चाहिए 1 2 3 1 2 3 1 2 अनंत व सी के मध्य। तो वहाँ 1 2 क्या हुआ? एफ व सी के मध्य। 1 2 3 एफ सी अनंत, तो एफ व सी के मध्य। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना है? एफ व सी के मध्य। ये पहले से हमें उस ट्रिक से पता है, क्योंकि वहाँ जब मैंने ट्रिक बताई थी तो वहाँ 2f की आपको क्या रखना है यहाँ भाई? 2f सी का काम करता है। अवतल दर्पण में c और लेंस में 2f, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रख देते हैं हम? अनंत व सी के मध्य। वस्तु क्या है? ए बी वस्तु है, अनंत व सी के मध्य स्थित है। तो अब हमें क्या करना है? हमें किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए किरण आरेख बनाना है। तो पहले मैं नियम का पालन कर लेता हूँ। पहले नियम का पालन कर लेता हूँ। वस्तु जब अनंत पर स्थित है, कहीं भी स्थित हो, तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। तो मैं इस नियम का पालन कर लेता हूँ। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। कहाँ से गुजार दी मैंने? फोकस बिंदु से। अब दूसरा नियम लगा लेते हैं। दूसरा नियम क्या है? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश किरण यदि दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पर लेकिन यहाँ वो काम नहीं कर रहा। अब तीसरी कंडीशन लगा लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब ध्रुव पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित होने वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ध्रुव पर आपतित होने वाली कंडीशन जैसे जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो क्या होगा? जितने कोण पर आई है उतने कोण पर चली जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? सी व एफ के मध्य। मैंने क्या कहा था? सी व एफ के मध्य। नहीं बनेगा तो बना देंगे भाई, नहीं बनेगा तो बना देंगे। मार्कर मेरे हाथों में, पेन आपके हाथों में। अगर हमें पहले से पता है वस्तु यहाँ रखिए तो प्राप्त प्रतिबिंब यहाँ होगा, तो हम किरणों को खींच खांच के वहाँ पहुँचा देंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार से हम किरण आरेख बनाएंगे कि वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं इंची टेप लगा के माप तोल करके वहाँ बनाओगे कि नहीं, अब तो फिक्स में बनाना है। तो हमें तो वो जहाँ बनेगा वहाँ बस किरणें मिलानी है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो बिंब क्या है? ए बी। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? और देखो वैसे भी किरण आरेख बिल्कुल एग्जैक्ट बना है। वस्तु बड़ी है और बिंब कैसा है? सॉरी, बिंब बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा। आप खुद देखिए, ए बी वस्तु बड़ी है और ए डैश बी डैश कैसा है? छोटा है। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हुआ है? सी व एफ के मध्य। अरे किरण आरेख से भी स्पष्ट हो रहा है। तो किरण आरेख से क्या स्पष्ट है? प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ है? सी व एफ के मध्य। उल्टा है, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा है। तो इन कंडीशनों को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो देखो, तो इसकी स्थिति क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ दिख रहा है क्या? तो देखो, एक तो क्या है कि प्राप्त प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य। कंडीशन क्या है? प्राप्त प्रतिबिंब किस किस के मध्य? सी व एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य। देखो, सी व एफ के मध्य प्राप्त हो रहा है। और कैसा है? उल्टा। और कैसा है? उल्टा। और कैसा है? वास्तविक। वास्तविक और वस्तु से छोटा। तो छोटा लिख दो यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं? हमने सभी कंडीशंस किरण आरेख से देख ली। देखो यहाँ ये किरण आरेख है और ये कंडीशन है। इस किरण आरेख से हमने ये वाली कंडीशन लिख दी। तो आप सोच रहे हो सर ने ये इधर बना दिया और वो उधर लिख दिए, तो कोई यहाँ गैप इसलिए छोड़ा है। कुछ मैथ वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो वहाँ आप देखो 4C2 याद करके देखो, हमारे पास नियम कितने हैं भाई? कितने नियम है अपने पास? 4 नियम है। 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का पालन करते हुए किरण आरेख बनाना है।
तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 4C2 कॉम्बिनेशन ज्ञात करना है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो जब ऐसे करेंगे हम फैक्टोरियल ज्ञात करेंगे उसका, तो जब कॉम्बिनेशन ज्ञात करेंगे सॉरी, तब इसका कितना आएगा, मान 6 आ रहा है, आप ज्ञात करके देखो। तो मान 6 आ रहा है, इसका मतलब करंट आरेख कितने बनने चाहिए, 6। मेथड कितने होने चाहिए, 6। तो आप इसको 6 मेथडों से बना सकते हो, आप इसको 6 मेथडों से बना सकते हो, क्योंकि 4C2 भाई जिसकी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, हम वैसे ही समझ लेंगे, हम देसी जुगाड़ है। तो देखो हमें पता है कि एक तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा नियम, यही तो है। तो एक तो हम कैसे क्या करेंगे, देखो ये दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं, आप ऐसा करो, आप इनके पेयर बना लो, जोड़े। तो 1 2 1 2 1 3 1 4 1 3 और 1 4, यही तो है। अब इसके साथ बनाओ तो कितना बने, 2 3 2 4 2 4 और 3 4 3 4, कितने जोड़े बन गए, 6 जोड़े। तो हमारे कितने मेथड होने चाहिए, 6 मेथड होने चाहिए। तो हम 6 मेथड से बना के चेक कर लेते हैं, बन जाए तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब और करंट आरेख बना लेते हैं। देखो ये जो हमने पेयर बनाए हैं, जोड़े बनाए, हम इनको यहाँ लिख लेते हैं। देखो पेयर बनाना तो सीख गए ना कि हमने कैसे बनाया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो एक नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला और चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा और तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। जोड़े बनाने आ गए कि नहीं? वैसे ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो केवल एक ही करंट आरेख बनाना है। एग्जाम में अगर पूछा गया तो एक ही करंट आरेख बनाना है, इतनी ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको आना तो चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। भाई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो उनको तो, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल काम आ रहा है कि नहीं? देखो कैसे, क्योंकि यहाँ NCR आपने पढ़ा है 11th क्लास की मैथ की 5वीं 6वीं एक्सरसाइज है। 5वीं 6वीं में से एक एक्सरसाइज है, मुझे जहाँ तक याद है। तो उस 5वीं 6वीं एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है NCR। तो NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। मान रख के देख लो, नियम कितनी है? 4 में से कितनी, 2 नियमों का पालन करते हुए करंट आरेख खींचना है। तो जब मान रख के देखना इसमें कितना आएगा, तो यहाँ रख लेते हैं 4 नियम है, 4C2 हो गया। कितना हो गया? 4C2। तो 4C2 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2। कितना हो गया कि फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको खोलेंगे तो 2 इंटू, इसमें 2 गया तो 2 कितना आ गया? 6 आ गया। कर लो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम? तो कुल मिला के आप कैसे भी कर सकते हो। मैथ वाले स्टूडेंट यही देख सकते हैं। 4C2 4 नियम है, 4 में से कितनी, 2 नियमों का पालन करते हुए करंट आरेख खींचना है। तो कितने मेथड हो सकते हैं? तो 4C2 6 मेथड हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? और नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैथ वाले तो चलो, लेकिन फिर भी रिलेटेड तो करना चाहिए। देखो फिजिक्स मैथ की बुआ है, तो इसका मतलब मैथ से रिलेटेड फिजिक्स को करके पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इंटरेस्टिकल बन जाती है। लेकिन बायो वाले भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैथ का कोई भी स्टेप आएगा वो ओपन होगा। मैथ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो 2 साल मैथ पढ़ाया था। जब मैंने इस फील्ड में पढ़ाने में जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले 2 साल मैथ पढ़ाया था। उसके बाद मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था और 3-4 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैथ में भी बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो टेंशन रहो। मैथ का जो भी स्टेप आएगा बिल्कुल ओपन होगा। क्योंकि जब मैंने मैथ पढ़ाया था, फिर मैंने MSc फिजिक्स से की। जब मेरी MSc फिजिक्स से हुई तो मुझे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मैथ पढ़ाता था और वहाँ MSc में फिर ये समझ लो कि अच्छे नंबर लाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैथ पढ़ाऊँ और फिर फिजिक्स से MSc करूँ तो वहाँ मुश्किल था। तो दोनों काम अलग अलग हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैथ को छोड़ो
अब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करो अपनी एमएससी फिजिक्स से, तो वो दोनों साथ में हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे उसमें भी सपोर्ट मिला, इसलिए मैं फिजिक्स की लाइन में आ गया। अन्यथा आप ये सोचिए सर आपने मैथ क्यों छोड़ा। मैथ छोड़ने का रीज़न यही था कि एमएससी में फिजिक्स थी और फिर मैं मैथ पढ़ाता तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे देखो अब 6 मेथड देख ही लेते हैं कि किस प्रकार से 6 मेथडों से हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा। जैसे यहाँ माना कि फोकस बिंदु F है, ये क्या है C और ये क्या है इनफाइनाइट। वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है अनंत व C के मध्य। यहाँ क्या है A भी वस्तु है, अनंत व C के मध्य स्थित है। तो पहला नियम देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ उनको, पहला दूसरा, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, और पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा और तीसरा चौथा। अब इनमें से हम भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने यहाँ लिख लिया है। तो पहले दूसरे नियम का पालन कर लेते हैं, पहले दूसरे नियम का पालन कर लेते हैं और किरण आरेख बनाना है। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपते प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, जो कि मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु स्थित होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपते प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। क्लियर। अब दूसरा नियम क्या है, फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फोकस बिंदु से गुजार लो प्रकाश किरण को, परावर्तन के बाद किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के। तो क्या कर दो इसको, मुख्य अक्ष के समांतर कर दो। तो ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दोनों की क्रॉसिंग कहाँ हुई है, C व F के मध्य। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया, C व F के मध्य, B डैश और A डैश। देखो प्राप्त प्रतिबिंब छोटा है, ये सारी चीजें लागू हो रही है कि नहीं, आप खुद देखो। देखो C व F के मध्य, C व F के मध्य है या नहीं है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। A डैश नीचे आ गया, B डैश ऊपर पहुंच गया, A भी देखो A ऊपर है, यहाँ एक आ गया नीचे आ गया। वास्तविक है, वास्तव में काट रही है तो वास्तविक है, और छोटा है, छोटा तो है ही। देखो ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, किरण आरेख भी छोटा कर रहा है उसको। तो भाई जब हमारे माइंड में वो ट्रिक है तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब चीज़ पहले से पता है, क्योंकि देखो मैंने इसको भी खींच खांच के पहुँचा दिया है, यहाँ पहुँचाया कि नहीं मुझे पता है, उसके बीच में ही क्रॉस कराना है तो क्रॉस हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम, ये किरण आरेख समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट, इसमें से आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एक ही बनाना है, मेथड आपको आने चाहिए कि आप कई मेथड से बना सको। अब पहला चौथा यहाँ लगा लेते हैं। तो हमारे पास दर्पण क्या है, अवतल दर्पण AB है। अवतल दर्पण क्या है, AB। अब इसका माना कि ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र को थोड़ा सा आगे और ले लेते हैं, यहाँ शोभा नहीं दे रहा। C यहाँ है और इनफाइनाइट यहाँ है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत व C के मध्य। वस्तु कहाँ है, अनंत व C के मध्य, ये भी वस्तु है। ये वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये अभी नहीं हुआ है। पहला और तीसरा, पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा करना है हमें। तो पहला नियम लागू करना है। तो पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर वाला फोकस से गुजर जाएगी प्रकाश किरण। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है। देखो ये थोड़ी सी इधर हो गई, लेकिन इसको गुजारना मुझे कहाँ से है, फोकस बिंदु से, क्योंकि पता है कि ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। जाएगी कहाँ भाई, मार्कर तो मेरे हाथ में। तो ये भी वस्तु है, पहला नियम हमने लगा दिया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर गई, फोकस बिंदु से। अब तीसरा नियम अप्लाई करना है। तो तीसरा नियम क्या है, देखो पहला तो तीसरा क्या है, ध्रुव पर आपतित होने वाला, या आप कोई सा भी मान लो। तीसरा मैंने आपको वक्रता केंद्र वाला बताया था। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से भी गुजार लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से गुजारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके गुजार देंगे। तो जिस पथ से आई उसी पथ पर क्या हो गई, वापस लौट गई।
अब देखना कि प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हुआ है, कहाँ क्रॉस किया है इन्होंने, ये वापस लौट के आके यहाँ क्रॉस किया है, तो प्राप्त प्रतिबिंब देखना कैसा है, छोटा हो गया बी डैश ए डैश, प्राप्त प्रतिबिंब छोटा हो गया, उल्टा हो गया, और सी ओ एफ के मध्य प्राप्त हो गया। कमी कहाँ है भाई, तीनों किरण आरेख बना सकते हैं हम, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या, भाई हम अपने नियम से चल रहे हैं, जैसा है कि दो नियमों का पालन कर रहे हैं और हम किरण आरेख बना रहे हैं, किसी मेथड से बना सकते हैं। अब देखो 1 4 पहला और चौथा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ पहले और चौथे का पालन करते हुए। लेकिन पहला और चौथा कौन कौन सा है, पहला ये हो गया, चौथा ये हो गया। देखो ये तो पहला नियम हो गया और चौथा नियम ये हो गया, जो कि किरण आरेख मैंने पहले ही बना दिया, बनाया है कि नहीं। देखो पहला तो ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये कौन सा है, पहला नियम, और ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम। ये कौन सा नियम है, पहला नियम। ये कौन सा नियम है, तीसरा नियम। नियम इसी प्रकार से तो मैंने पढ़ाए थे अब जस्ट पहले। अब यहाँ आ जाओ, दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे का पालन करते हुए हमें किरण आरेख बनाना है। यहाँ तक स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। तो हमारे पास ए बी अवतल दर्पण है, ए बी क्या है, अवतल दर्पण, पी जिसका ध्रुव है, सभी का ध्रुव और बना दो, यहाँ पी, यहाँ भी क्या है, पी ध्रुव है, ठीक है। अब माना कि यहाँ फोकस बिंदु है, यहाँ सी है और यहाँ इनफाइनाइट है, वस्तु कहाँ स्थित है, ए बी अनंत व सी के मध्य, वस्तु ए बी कहाँ है, अनंत व सी के मध्य। तो हमें नियम कौन सा लगाना है, दूसरा और तीसरा। दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लगा दो दूसरा नियम, फोकस बिंदु से गुजरते हुए ये प्रकाश किरण आ गई। अब परावर्तन के बाद क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष की कैसी हो गई, समांतर। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब नियम कौन सा लगाना है हमें, तीसरा। तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस लौट आती है, तो वक्रता केंद्र से गुजार दो। अब हमें दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो दर्पण हमारा कैसा पड़ गया है, यहाँ छोटा पड़ गया है। दर्पण को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण जिस पथ से जाएगी उसी पथ पर वापस लौट आएगी। ये क्या है, वक्रता केंद्र सी, तो जिस पथ से गई है उसी पथ से वापस लौट आई। प्रतिबिंब निर्माण कहाँ हो गया, बी डैश और ए डैश। कोई प्रॉब्लम, हाँ किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। इसमें हमारे कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं, ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। ये कौन सा नियम है, दूसरा है। देखो ये दूसरा नियम लागू हो रहा है, और ये कौन सा नियम लागू हो रहा है, तीसरा। हमने अपने नियम का पालन किया है और किरण आरेख बना दिया है। प्राप्त प्रतिबिंब वही है जो इन तीनों स्थितियों में प्राप्त हुए हैं, तो अपना मेथड सही है। अब दो मेथड और बच्चे, उनको और कर लेते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, और इनमें से एक भी, तब भी इतने मेथड बताएं फिर भी आपको एक भी नहीं इसमें से नहीं आया, तो फिर आपके लिए क्या अवार्ड मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट दूसरा और चौथा, तो देखो दूसरे और चौथे का पालन कर लेते हैं। ये हमारे पास ये भी क्या है, एक बढ़िया वाला अवतल दर्पण है। बढ़िया वाला समझते हो, तो ये भी क्या है हमारे पास, अवतल दर्पण है। अब यहाँ एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये फोकस बिंदु है एफ, और यहाँ सी, और ये इनफाइनाइट। वस्तु कहाँ स्थित है भाई, वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत व सी के मध्य। वस्तु क्या है, ए बी, अनंत व सी के मध्य स्थित है।
हमें दूसरे और चौथे नियम का पालन करना है तो कर लो, अब तो एक्सपर्ट हो गए, आप कर सकते हो। दूसरा नियम क्या है, फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। चौथा नियम क्या है, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने कोण पर चली जाती है, तो ध्रुव पर प्रकाश किरण को आपतित करा दो। अब देखो हमें पता है यहाँ मिलाना है, मार्कर मेरे हाथ में मिलाएंगे, देखो तुम्हें पता है इनके बीच में बनाना है, तो जितना कोण बन रहा है उतना कोण हम यहाँ बना लेते हैं। देखो प्रतिबिंब का निर्माण वही हुआ है कि नहीं, बी डैश और ए डैश वस्तु से छोटा भी है, सभी नियमों का पालन कर रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। अब हमारा एक मेथड और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बचा है, तीसरा और चौथा, तो यहाँ बना लेते हैं। ये भी क्या है हमारे पास, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है और यहाँ इनफाइनाइट है। वस्तु कहाँ स्थित है, ये भी अनंत व सी के मध्य। हमें तीसरे नियम का पालन करना है। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र वाला। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र वाला। तो वक्रता केंद्र को थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ दर्पण छोटा पड़ जाएगा हमारा फिर सी, या फिर दर्पण को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ भी बड़ा कर लेते हैं इसको। तो देखो तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो उसी पथ पर वापस लौट आती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो जिस पथ से जाएगी उसी पथ पर वापस लौट आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब तीसरा नियम चौथा क्या है, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो गया बच्चों, देखना बढ़िया वाला प्रतिबिंब बना है, बी डैश और ए डैश। कहाँ बना है, सी व एफ के मध्य। कहाँ बना है, सी व एफ के मध्य। और बनना भी कहाँ चाहिए था, जहाँ बना है वहीं बनना चाहिए था। तो बात समझ में आई कि नहीं। मेथड कितने हो गए, 6। याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे याद रखोगे, लिखना एक ही है एग्जाम में। तो आप इसका एक बार बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्थिति क्या होगी, देखो जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित है, अब रख लेते हैं हम किस पर, सी पर रख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तब प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ होगा। तो ध्यान रखना, मैंने नोट्सों में जो भी किरण आरेख बनाया हो तो ये मत सोचना कि सर ने बोर्ड पर तो ये बताया था और नोट्सों में ये बना दिया, तो मैं इसमें से कोई सा भी एक उसमें मैंने छाप दिया है। अब जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। नेक्स्ट स्थिति पढ़ लेते हैं। अब देखो जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर स्थित हो। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी ब्राइटनेस, हाँ तो देखो जब वस्तु सी पर हो तब क्या होगा, जैसे हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वैसे अब ये किरण आरेख अब आसानी से बना लोगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। मैं कह रहा हूँ जब वस्तु कहाँ स्थित हो, सी पर स्थित हो, तो वस्तु को मैं कहाँ स्थित कर देता हूँ, सी पर। वस्तु क्या है, ए बी। बेसिक कुछ चीज़ें आपको पहले से ही आनी चाहिए।
जब वस्तु सी पर स्थित हो तो ट्रैक लगाओ 1 2 3, उधर जाओ 1 2 3, तो 2 पर है तो 2 पर, सी का मतलब सी पर ही प्राप्त होगा, तो मैं किरणों को खींच खांच के सी पर पहुंचाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे किरण कहाँ पहुंचानी है? सी पर। और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? तो सी का सी पर बन रहा है तो बराबर बनेगा। मैंने आपको बताई थी सीधी, सी पर बराबर, सी से आगे बड़ा और सी से पीछे छोटा, ये ट्रिक बताई थी। तो बराबर बनाना है हमें और वास्तविक बनाना है, क्योंकि वास्तव में काटेंगे, और उल्टा बनाना है। तो ये स्थिति हमें पहले से पता है, और जब ये माइंड में है तो किरण आरेख अच्छे से बना लेंगे। तो देखो, तो इसमें कौन सा नियम लगाऊँ? आप कोई सा भी लगा सकते हो, इसको भी 6 मेथडों से कर सकते हो। तो मैं कौन सा लगा लूँ? अब पहला ही लगा लेता हूँ। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर गई? परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर गई? फोकस बिंदु से। अब देखो, तुम पर अगर नियम भी नहीं आए ना, टेंशन नहीं लेनी है। तुम तो एक ट्रिक यूज करना कि जैसे सी है तो मैं इसके किसी पड़ोसी से गुजार दूँ, इसका पड़ोसी कौन है वो देख लो। एक तो आपको अनंत पड़ोसी नहीं है, वो तो गया बहुत दूर। तो एफ पड़ोसी है, तो क्यों नहीं एफ से गुजारा है? एफ से गुजार लो। तो किसे गुजार लेते हैं? देखो, इसके नामकरण और कर देते हैं ए बी पी। तो एफ से मैं इसको गुजार देता हूँ, ये ऑटोमेटिक नियम बन जाएगा। देखो, एफ से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर होती है कि नहीं होती है? तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर। तो प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ हो गया? सी का हमें कहाँ प्राप्त हो गया? सी पर। कोई प्रॉब्लम? भाई सी का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो गया? हमें सी पर प्राप्त हो गया। तो प्रतिबिंब क्या होगा? बी डैश और ए डैश। देखो, वस्तु के बराबर है तो हम यहाँ स्थितियाँ क्या लिखेंगे? प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो, एक तो सी का सी पर ही होगा, सी पर कहाँ प्राप्त होगा? सी पर प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा? सी पर। और बड़ा होगा या छोटा होगा? तो बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। बराबर। और देखो कैसा होगा? उल्टा होगा। अरे उल्टा वास्तविक तो आप चलने दो, उल्टा वास्तविक तो प्रत्येक होगा, अपवाद वाली कंडीशन को छोड़ के मैंने जो बताई थी। तो ये कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक। कोई प्रॉब्लम? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। अब जब वस्तु कहाँ हो? सी व एफ के मध्य रख लेते हैं। अब वस्तु कहाँ रख लेते हैं? सी व एफ के मध्य। हाँ, इसका दर्पण का नाम कुछ और दे लिया करो, क्योंकि ये भी तो हमने वस्तु को ही दिया था। तो आप, हालांकि ये काम तो आप कर सकते हो, छोटे मोटे काम है कि किसको क्या नाम देना है। तो इसको पी क्यू दे देते हैं, और पी है यहाँ पहले से। दर्पण को एम एन दे दो, एम एन, क्योंकि हम सेम नेम देना ठीक नहीं है। तो देखो यहाँ अब वस्तु कहाँ रख लें? सी व, जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो, तब कंडीशन क्या होगी? देखो, ये एफ है, ये सी है, ये इनफाइनाइट है। वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु ए बी है, सी व एफ के मध्य स्थित है। तब देखो, इसमें नियम लगाओ। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से। भाई कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से। अब आपको पता है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? सी व एफ के मध्य स्थित हो। जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होता है? देखो, 1 2 3, तो 2 3 के मध्य है। तो यहाँ 1 2 3, 2 3 के मध्य, मतलब अनंत व सी के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उसी ट्रिक को माइंड में बिठाओ। तो अनंत व सी के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अब नेक्स्ट दूसरा कौन सा नियम लगाओ? कोई सा भी लगा दो। इसका पड़ोसी कौन है? इससे फोकस से गुजार दो, या ध्रुव से गुजार दो, कहीं से भी गुजार दो। तो नियम अपने आप अप्लाई हो जाए। जैसे मैं गुजार देता हूँ ध्रुव से, ध्रुव से प्रकाश किरण गुजार दी, तो जितने कोण पर आई उतने कोण पर चली जाएगी।
तो जितने कोण पर आई है उतने कोण पर ये क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो जाने के बाद कहाँ पर छेद किया इसने, अनंत व सी के मध्य बी डैश और ए डैश। करंट आरेख में कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? करंट आरेख तो बिल्कुल सही है। तो देखो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु ए बी और ए डैश बी डैश कितना बड़ा है, देखना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था सी से आगे आएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, सी से आगे आएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो ये कैसा हो गया, बड़ा भी हो गया। उल्टा वास्तविक तो चलेंगे, वो कहाँ प्राप्त हुआ है, सी व अनंत के मध्य। देखो वहीं क्रॉस किए, और जहाँ मैं तो क्या कर सकता हूँ, जहाँ क्रॉस किया वहाँ मैंने मिला दिया है, वही प्रतिबिंब बन गया है। तो कहाँ बना है देखना, सी व अनंत के मध्य। अब आप सोच रहे हो सर आप खींच खांच के भेज रहे हो, वहाँ तो भेजनी है, बनता है वहाँ, कोई इंची टेप तो है नहीं अपने पास। जो भी अंदाज से ये रखा है गैप, इसके जस्ट दुगनी दूरी पर मैंने क्या माप के रखी है कि सी से इतनी दुगनी हो गई। तो भाई ये स्टाइल आनी चाहिए, आप पर आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अब नेक्स्ट इसको क्या कर देंगे, देखो सी पर, तो सी को तो क्या कर देंगे, अनंत व सी के मध्य, इसको क्या कर देंगे, अनंत व सी के मध्य, और बराबर की क्या कर देंगे, बड़ा बड़ा। कोई प्रॉब्लम? वास्तविक उल्टे तो रहेंगे ही भाई, ये उल्टे ही हैं, ये तो उल्टे रहेंगे। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब वस्तु सी व एफ के मध्य स्थित हो तब ये कंडीशन हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम एफ पर रख लेते हैं, एफ फिर रख लेंगे हम एफ व पी के मध्य। अब एफ पर रख करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते हैं फटाफट फटाफट। अब वस्तु कहाँ रख लें हम, एफ पर। तो आप जल्दी कमेंट में ये बताओ कि जब वस्तु एफ पर स्थित होगी तब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, उसे ट्रिक से जल्दी बताओ, उसे ट्रिक से कहाँ होगा, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर स्थित हो। जब वस्तु एफ पर स्थित हो तब देखो समझ लो, माना कि ये इसका फोकस बिंदु एफ है, ये सी है और ये इनफाइनाइट है। वस्तु ए बी कहाँ स्थित है, एफ पर। वस्तु ए बी कहाँ स्थित है, एफ पर। तो पहला नेम लगा दो, मुख्य अक्ष के समांतर वाला। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे होनी नहीं चाहिए। अब कोई भी नेम लगा लो, ध्रुव से गुजरने वाला लगा लो, और जैसे सी से गुजरने वाला आपको सी से कैसे गुजर जाएगी, तो ऐसे सी से गुजरती प्रतीत होगी। आप यहाँ से ऐसे डाल दो, परावर्तित होकर ऐसे लौट आएगी। वहाँ से नहीं समझ में आए तो आप यहाँ ध्रुव पर डाल दो, ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण आप तो जितने कोण पर हुई उतने पर परावर्तित हो जाएगी। तब ये परावर्तित होके ऐसे चली जाएगी, वो ऐसे जाएगी। तो ये देखो कहीं नहीं प्रच्छेद कर रही, ये कहाँ जा रही हैं, सीधी अनंत की ओर जा रही हैं कि नहीं? ये कहीं प्रच्छेद नहीं कर रही, अनंत की ओर जा रही है। इसका मतलब प्राप्त प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर। उस ट्रिक से भी अनंत पर ही बन रहा है। 1 2 3, 3 का मतलब इनफाइनाइट, 1 2 3 दूसरी साइड में, तो अनंत पर बनेगा। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, देखो मैंने कहा सी से आगे जाने पर बड़े होते जाते हैं, तो यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ अत्यधिक बड़ा कह सकते हो। तो एफ पर वस्तु है तो कैसा हो गया, अत्यधिक बड़ा। और यहाँ से आगे जाएंगी तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ इसको क्या कह सकते हैं, अधिक बड़ा, अधिक बड़ा। उल्टा वास्तविक तो है ही, कोई प्रॉब्लम? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ और पी के मध्य स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ और पी के मध्य स्थित हो, तब कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु एफ और पी के मध्य स्थित हो तब कंडीशन क्या होगी वो समझ लेते हैं। जब वस्तु एफ और पी के मध्य स्थित हो, तो ये किरण आरेख स्पीड में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़े हैं ये। और जब वो चीज़ पढ़ी हुई है तो वो थोड़ी सी स्पीड में पढ़ लें, अपना टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो
और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिलेबस भी जल्दी कवर होगा। अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका सिलेबस जल्दी कवर होता है, हाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि यदि आपको परसेंटेज खींचनी है 12th क्लास में, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट साइड में कर दो। पहली बात तो अब तक आपकी हिंदी इंग्लिश कंप्लीट होनी चाहिए थी। अब क्योंकि बाद में पीसीएम का इतना लोड होता है और बायो वालों के लिए भी बायो का भी लोड होता है, पीसीबी का भी लोड होता है, तो जो भी पीसीएम वाले बच्चे पीसीबी वाले बच्चे सभी के लिए इनका तीनों का लोड बहुत ही अच्छे से रहता है। वहाँ हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। और यदि आपने जल्दी से जल्दी एक सब्जेक्ट को साइड में कर दिया पढ़ के, बहुत ही उस पर अच्छी पकड़ बना ली, और फिर बाद में आपको टाइम मिल गया तो आप हिंदी इंग्लिश में मार्क्स ले आओगे, वहाँ नंबर खींच दोगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज उठ जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर आपकी कोई एक सब्जेक्ट जल्दी साइड में होती है तो उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और अगर एग्जाम से कम 2-3 महीने पहले तो आपकी सब्जेक्ट पूरी होनी चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या है कि रिवीजन एक तो मैराथन क्लास होनी चाहिए, जो भी पढ़ा है उसका फटाफट आपको जैसे सिनेमा की तरह चले। नोट्स तो लिख लिया आपने, फ्री हो जाओगे। फिर उसके बाद में मैराथन क्लास, एक दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दो, या एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दो 2.5-3 घंटे की क्लास में। तो इस प्रकार से मैराथन क्लास चल जाए, उसके बाद में फिर टेस्ट प्रक्रिया चल जाए। हालांकि चैप्टर वाइज टेस्ट तो साथ ही साथ होते रहें, उसके बाद में फिर टेस्ट प्रक्रिया चल जाए तो वो सब्जेक्ट भूल जाएगी, तब नंबर आते हैं। 100 नंबर लाना एक अलग बात है, उसके लिए तैयारी करानी पड़ती है टीचर को, और बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है, तब नंबर आते हैं। और ये एक सिस्टम से चलना पड़ता है। कुछ बच्चे तो अब लूज होंगे कि क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, अरे कोचिंग खुलेंगी तब पढ़ेंगे, तो वो तभी पढ़ेंगे, और तभी पढ़ने का रिजल्ट तभी जैसा आएगा। और जो अब से कंटिन्यूस पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्टों कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ऑनलाइन से ही क्लियर कर देंगे, उनके अंदर जुनून है तो वो ऑनलाइन से भी क्लियर कर देंगे। तो चलो हम तो अपनी क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाकी एक और कंडीशन है, उसको पढ़ने के बाद में फिर हम क्लास ऑफ कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अभी से मेहनत करो, कोई ना कोई सब्जेक्ट साइड कर दो। मैं नहीं कह रहा फिजिक्स करो, मैथ कर दो, केमिस्ट्री कर दो, कोई सी भी कर दो। और हिंदी इंग्लिश आपकी पहले होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, उनके लिए टाइम आगे निकालने की कोशिश करो। अन्यथा पीसीएम, यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो पीसीएम आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। आपको पीसीएम के ऊपर हावी रहना है, जैसे आपको आगे टाइम मिल जाए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु एफ व पी के मध्य स्थित हो, इस कंडीशन को पढ़ने के बाद हम फिर क्लास ऑफ करेंगे, और बाकी क्लास कल पढ़ेंगे। उसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लेंगे, और चिन्ह प्रपाटी वगैरह ये ऐसे टॉपिकों को पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ जब वस्तु कहाँ स्थित हो, ये अपवाद वाली कंडीशन बताई थी मैंने आपको, एफ और पी के मध्य स्थित हो। ये फोकस बिंदु एफ है, वक्रता केंद्र सी, इनफाइनाइट, वस्तु ए भी कहाँ स्थित है, एफ व पी के मध्य, एम एन गोलीय दर्पण है। अब देखो यहाँ भी वही नियम लगा लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजार दो, कोई प्रॉब्लम। अब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जितने कोण पर आई उतने कोण पर ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ देखना कि दोनों समांतर तो है नहीं, अरे दोनों प्रकार जो परावर्तित प्रकाश किरण है वो समांतर तो है नहीं, एक तो ये चली गई, एक ऐसे चली गई। तो समांतर नहीं है तो ये आगे चल के तो कहीं प्रच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये क्या कर जाएंगी, प्रच्छेद कर जाएंगी। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये क्या कर जाएंगी, प्रतिच्छेद कर जाएंगी। तो प्राप्त प्रतिबिंब यहाँ हो गया ए डैश और बी डैश, मतलब ए बी और ए डैश बी डैश। प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। तो उल्टे को क्या कर दो, सीधा कर दो। ये मैंने बताया था आपको, ये अपवाद वाली कंडीशन है, सीधा। और प्राप्त प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा, अधिक बड़ा, सही है, कोई बात नहीं, अधिक बड़ा ही है, आगे जाने पर अधिक बड़ा ही होता जाता है। और कैसा होगा देखो, अनंत की जगह कैसा हो जाएगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे और आभासी। वास्तविक की जगह क्या हो जाएगा, आभासी, आभासी और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कोई प्रॉब्लम। ये कंडीशन किसकी हो गई, जब वस्तु कहाँ हो, एफ और पी के मध्य स्थित हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम क्लास को ऑफ करते हैं और बाकी
नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। तो गुड बाय बच्चों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और क्लास ऑफ करते हैं।